अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान की डायरेक्शंस के ऊपर नहीं चलना चाहते। जो हुक्म इमरान खान उनको देते हैं वो जरा इधर उधर होने की कोशिश करते हैं। तो इमरान खान ने अंदर से वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि मेरी पार्टी के अंदर वो बंदा जो मेरे हुक्म के ऊपर नहीं चल सकता, जिसका दिल गुर्दा नहीं है, जिसको डर लगता है, उन सब के लिए इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन केस लगा हुआ था आदल बजई का। पिछली समात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो नोटिफिकेशन था उसको कलअदम करार दे दिया गया था और आज नोटिस जारी किए हुए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुलाया हुआ था जजेस ने। आज सवालात हुए हैं और आज आपको यह भी अंदाजा होगा कि मंसूर अली शाह का रास्ता क्यों रोका गया, उनको चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनने दिया गया। अब कहानी क्या थी? कहानी यह थी कि आदल बजई जीतते हैं और जीतकर यह कहते हैं कि मेरा तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है। नवाज शरीफ साहब एक जाली बयान हल्फी बनाते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाते हैं और यह कहते हैं कि यह बयान हल्फी आदल बजई का है और आदल बजई नून लीग का रुकन है, लिहाजा इसको नून लीग के खाते के अंदर डाल दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की दरखास्त के ऊपर कहा कि जी हजूर, जैसे आप कहें हम वैसे करने को तैयार हैं, और आदल बजई को नून लीग का मेंबर डिक्लेयर कर दिया नेशनल असेंबली में। फिर 26वीं आईनी तरमीम आती है, उसके अंदर आदल बजई वोट नहीं देते और नवाज शरीफ दरखास्त देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इस बंदे ने मेरी बात नहीं मानी, लिहाजा इसको डी सीट कर दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आदल बजई को डी सीट कर दिया। उसके बाद आदल बजई जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट पहली ही समात के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुअत्तल करती है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आदल बजई को नेशनल असेंबली के अंदर मेंबर बहाल कर दिया है, यानी कि उनको उनकी सीट दोबारा दे दी गई है। और जजेस ने आज जो बातें की हैं जरा वो सुने। जजेस ने आज ये कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्पीकर कौमी असेंबली को फॉरवर्डिंग एजेंट बनने की बजाय आदल बजई की वाबस्तगी का जायजा लेना चाहिए था। यह नहीं होना चाहिए था कि बड़े साहब ने हुक्म दे दिया है और उनको डी सीट कर दे। इसके अलावा मंसूर अली शाह ने आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि पार्टी के सरबराह को भी इस फ्रॉड के नतायज भुगतना पड़ेंगे, यानी कि नवाज शरीफ साहब। यह फ्रॉड हुआ ना कि एक बंदे ने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिया, वो ये खुद अपना बयान अल्फी देता है कि मैं इमरान खान का बंदा हूं, मैं तहरीक इंसाफ का बंदा हूं, मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बंदा हूं, मुझे नून लीग का मत बनाओ, और उसको जबरदस्ती नून लीग का बना दिया एक जाली बयान अल्फी के ऊपर। तो आज मंसूर अली शाह ने यह कह दिया है कि जो पार्टी के सरबराह हैं उनको इस फ्रॉड के नतायज भुगतना पड़ेंगे। यह आज बड़ी सीधी सीधी बात हुई है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको यह पता चले कि नवाज शरीफ साहब को इस बेस के ऊपर, अगर कानून को देखा जाए तो इस बेस के ऊपर उनको नाअहल भी किया जा सकता है जो उन्होंने फ्रॉड किया है। बहरहाल आदल बजई को उनकी सीट के ऊपर बहाल कर दिया गया है, वो दोबारा से नेशनल असेंबली के मेंबर बन गए हैं। ये वही आदल बजई हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने चुटकी के अंदर डी सीट कर दिया था नून लीग के कहने के ऊपर। तो यह फैसला रिवर्स हो गया है। आगे आज एक और बड़ी खबर है। तोशाखाना 2 केस के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, लेकिन दोनों ने जो जुर्म की सेहत है वो मानने से इनकार कर दिया है। अब इसके बाद ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद फिर सजा होगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जितने भी केसेस इमरान खान के ऊपर हुए हैं, बुशरा बीबी के ऊपर हुए हैं, चाहे वो इद्दत वाला केस हो, वो साइफर केस हो, वो तोशाखाना 1 केस हो, जितने भी केसेस हुए हैं सारे के सारे केसेस हाई कोर्ट के अंदर जाकर जमीन बोस हुए हैं। कोई एक केस भी नहीं टिक सका क्योंकि वहां पर आपको सबूत रखना पड़ते हैं। अडयाला जेल के अंदर बंद कमरों में सब कुछ हो सकता है। इलेक्शन से पहले 30-34 साल की सजाएं भी इमरान खान को सुनाई जा सकती हैं और भी सारा कुछ हो सकता है। लेकिन जब ये सारे मामला हाईकोर्ट के अंदर आते हैं तो वहां पर फिर ये टिकते नहीं है। वहां पर फिर यह कहा जाता है कि भाई इमरान खान को गलत सजा सुनाई गई थी, लिहाजा इस केस को रिमांड बैक किया जाए। ये हुकूमती वकील आकर फिर कहते हैं कि जी वो गलत सजा हुई थी, लिहाजा इसको आप रिमांड बैक करें। ये पहले एक केस के अंदर हो चुका है। तो अब फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। देखते हैं कि आगे इसके ऊपर क्या होता है। सजा इसमें हो जाएगी लेकिन टिकेगी नहीं। इस हवाले से एक और अहम खबर यह भी है कि बुशरा बीबी की जमानत को मनसूख करवाने के लिए FIA पहुंच गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि बुशरा बीबी की जमानत को मनसूख कर दिया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर यह ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश नहीं होती
तो जो ट्रायल कोर्ट का जज है वो जमानत को मनसूख कर सकता है। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी अहम चीज आपको पता है कि जो आईनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके अंदर जो मिलिट्री कोर्ट वाला केस है वो लगा हुआ है। तो आज एक खबर जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है, जस्टिस जमाल मंदोखेल उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा कि वो शख्स जो मुसल्ला फौज के अंदर नहीं है वो फौज के डिसिप्लिन के अंदर कैसे आ सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने तो तारीख भी पढ़ी है, हजरत उमर के दौर में आया था कि फोर्सेस सिविलियन से अलहदा होंगे, उनके कवानीन भी अलहदा होंगे। बड़ी अच्छी बात है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने तारीख पढ़ी हुई है और उन्होंने हजरत उमर का हवाला भी दिया है। बाकी चीजें भी पढ़ लें कि अदल इंसाफ के हवाले से सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या क्या करते रहे हैं और हमारी तारीख क्या बताती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जजेस के लिए कि वो इन चीजों को पढ़ें। तो उन्होंने आज ये बात कही है कि जो बंदा फौज के डिसिप्लिन के अंदर नहीं आता तो उसको किस तरीके से आप उस दायरे के अंदर लेकर जा सकते हैं। आगे आ जाए जी, बैरिस्टर सैफ उन्होंने आज एक बात की है। उन्होंने कहा कि वो लोग जो बुशरा बीबी के ऊपर एतराज कर रहे हैं, मैं उन लोगों को यह बता दूं कि इमरान खान और इमरान खान की अहलिया हमारे लिए काबिल एहतराम है। बाज लोगों को बुशरा बीबी के नाम से तकलीफ है, तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। अब आने वाले दिनों में एक चीज आपको बड़े वाज़ेह तरीके से नजर आएगी और इसके ऊपर मतीउल्लाह जान ने भी बात की है। उन्होंने कहा कि ये जो सारी की सारी खबरें आ रही है ना कि जनरल फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया है, अब उनका ट्रायल चलेगा, हो सकता है वो इमरान खान का नाम ले दें, इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट लेकर जाया जा सकता है। ये सारे का सारा जो चीज हो रही है ये प्रेशर बिल्डिंग हो रही है कि इमरान खान को प्रेशराइज किया जाए और इमरान खान ने सिस्टम के साथ या सिस्टम ने इमरान खान के साथ जो डील करनी है वो बेहतरीन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर वो डील हो सके, और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये इसलिए नहीं कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी वजीर आजम अगर साबिक वजीर आजम अगर मिलिट्री कोर्ट के अंदर जाता तो ये पूरी दुनिया के अंदर हेडलाइन बनती, लेकिन अगर इमरान खान जाएंगे तो ये हेडलाइन 100 गुना ज्यादा बनेगी, क्योंकि इमरान खान को दुनिया जानती है। इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है और इमरान खान जब भी बात करते हैं उसको पूरी दुनिया सुनती है। इसकी एक अहम तरीन मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं कि यूनाइटेड नेशन के अंदर हर साल पूरी दुनिया से लोग आते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, आकर बात करते हैं। आज तक यूनाइटेड नेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी की तकरीर को सुना गया है तो वो है इमरान खान। उनके अलावा किसी को भी इतनी ज्यादा व्यूवरशिप नहीं मिली जितनी इमरान खान को मिली है। अब आगे आज एक चीज जो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज्यादा की जा रही है, लोग बहुत ज्यादा सवाल भी पूछ रहे हैं कि जो डायरेक्शंस, जो तरीकाकार इमरान खान अंदर से बताते हैं अपनी पार्टी को कि इसको फॉलो करना है, कुछ लोग हैं वो चूके चनाके से काम लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं, ये नहीं वो कर लेते हैं। तो इमरान खान ने अंदर से ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मेरी पार्टी के वो लोग जिनको मेरे किसी फैसले के ऊपर इतराज है, जिनको यह लगता है कि इमरान खान जो 1.5 साल से जेल के अंदर बंद है वो वहां पर बैठकर सही नहीं सोच रहा, उसको ऐसे नहीं उसको ऐसे सोचना चाहिए, तो उन लोगों को इजाजत है, वो मेरी पार्टी को छोड़ सकते हैं, वो इस्तीफा दे सकते हैं। जो ये आगे अभी जो मुज़ाकरात वाली कहानी भी चल रही है जिसमें नून लीग ने एक नया बयानिया बनाया है, पहले तो देखें इनका तरीका वारदात देखें। जब तहरीक इंसाफ यह कहती है कि इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया, हमने इनके साथ बात नहीं करनी, तो तब नून लीग यह कहती है देखें जी बातचीत करेंगे तो कुछ होगा ना, बातचीत करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। अगर तरीके साहब मुज़ाकरात ही नहीं करेगी तो क्या फिर कैसे बात होगी। और राना सनाउल्लाह साहब तो यहां तक कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत तो दूर एस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत नहीं करना चाहते। तो अब जब इमरान खान ने 5 रुकनी कमेटी बनाई है कि भाई मेरे 2 मुतालबात हैं कि 9 मई और 26 नवंबर इसके अंदर आपने जितने लोगों को गिरफ्तार किया उनको रिहा करें, और दूसरे नंबर पे इन दोनों दिनों के ऊपर जो जो वाकयात हुए इसके ऊपर एक आजाद जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, इनके ऊपर मुज़ाकरात करें। अगर आप बात मानते हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल दूंगा कि वो सिविल नाफरमानी की तहरीक को शुरू कर दे। और पहले मरहले में ओवरसीज पाकिस्तानियों को यह कहा जाएगा कि आप लोगों ने तरसीलात ज़र जो पाकिस्तान भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, वो आप लोगों ने महदूद कर देने हैं, वो आप लोगों ने ज्यादा नहीं भेजने। और मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो 25% भी पैसे भेजना कम कर दें तो हुकूमत को लग पता जाएगा कि इनका पाला किससे पड़ा है। ये इमरान खान ये जो कॉल देने के लिए जा रहे हैं।
तो इमरान खान ने वाज़ह तौर पर अपनी पार्टी को बता दिया। लतीफ खोसा ने यह बात की है। उन्होंने कहा कि कोर कमेटी के अंदर यह फैसला हुआ है कि जो इमरान खान ने कहा है वही करना है। अगर किसी को इमरान खान से इख्तलाफ है तो वो पार्टी से निकल जाए, पार्टी छोड़ दे। यह कोर कमेटी ने फैसला किया। तो नीचे से अगर किसी को इमरान खान के ऊपर और किसी किस्म का कोई मसला है तो वो पार्टी को छोड़कर जा सकता है। आगे आ जाए जी, सीनियर साफी नुसरत जवेद, उन्होंने एक बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी मेरे पास ठोस इतला है कि अडयाला के कैदी को एक पैगाम पहुंचाया गया है कि कुछ सवालात आपके पास आ सकते हैं जनरल फैज हमीद के हवाले से। इंक्वायरी आपसे हो सकती है, आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। आप तैयारी पकड़े और आपको उन सवालात के जवाब देने होंगे। अब ये पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बातें हो रही हैं। मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं। पहली बात तो यह कि लगता नहीं है कि इमरान खान मिलिट्री कोर्ट जाएंगे। हो सकता है कुछ आए, सवालात पूछे जाएं और ये मामला इस तरीके से चलता रहे। लेकिन बिल फर्ज थोड़ी देर के लिए मान लें कि अगर इमरान खान को मिलिट्री हिरासत के अंदर लिया जाता है, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाता है और अगर सुप्रीम कोर्ट भी इजाजत दे देती है कि हाँ भाई जो लोग 9 मई के अंदर मुलव्वस हैं आप उनका मिलिट्री ट्रायल कर सकते हैं, तो हुकूमत के लिए मामलात को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। पिछले 2.5-3 साल से इमरान खान को खत्म करने के लिए, इमरान खान की मकबूलियत का पहाड़ को हमालिया कम करने के लिए हुकूमत जो कर सकती थी इन्होंने किया है। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान की मकबूलियत ऊपर जा रही है, नीचे नहीं आ रही। हबीब अकरम ने इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि साल गुजर गए, वो शख्स अपनी जगह पर खड़ा है और जेल में है और समझौता करने को तैयार नहीं है। इमरान खान अपने अल्फाज के ऊपर कायम है। यही होता है लीडर जो अपनी जगह पर जमकर खड़ा रहे और डट जाए। देखिए, इससे पहले हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की मसाले थी। इससे पहले हमने देखा आसफ जरदारी को, बेनजीर भुट्टो को हमने देखा डील करके चली गई थी। आसफ जरदारी दुबई जाकर बैठ गए थे, यहां बयान दे दिया ईंट से ईंट बजा देंगे और जाकर दुबई बैठ गए। नवाज शरीफ साहब जिन्होंने कहा वोट को इज्जत दो, उन्होंने कहा बाद में कहा नहीं मेरे प्लेटलेट्स का मसला है, जहाज पे बैठे और चले गए। और फिर जब वापस आए तो रेड कारपेट के ऊपर इस्तकबाल हुआ, हाथ पे कबूतर बैठाया, बड़ी बड़ी हेडिंग्स पाकिस्तान के अखबारात के अंदर लगी कि वजीर आजम नवाज शरीफ अवाम ने एतमाद का इजहार कर दिया और 8 फरवरी को हर चीज उलट होगी। भाई इमरान खान वो वाहद बंदा है जिसके बारे में हर जगह पर नीचे से ऊपर तक ये असेसमेंट थी कि यह बंदा कुछ भी कर लेगा, जेल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, गर्मियों के सख्त दिन और सर्दियों की सख्त रातें, ठंडी रातें यह बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन इमरान खान ने तमाम तर अंदाजे जमीन बोस किए। और आज नून लीग और पीपल्स पार्टी को असल डर और खौफ यह है कि जो जो हथकंडे हमारे पास थे इसको तोड़ने के लिए वो तो हमने आजमा लिए, ये तो बंदा नहीं टूटा, अब हम इसका क्या करें, यह असल डर और खौफ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा है नसार चीमा, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को मुझे भी यह पेशकश की गई कि फॉर्म 47 के ऊपर आपको जतवा देते हैं, लेकिन मैंने इसके पेशकश को ठुकरा दिया था और यह कहा था कि जिल्लत की जीत से मुझे इज्जत की हार कबूल है और मैंने पीटीआई के जीतने वाले उम्मीदवार अहमद चट्ठा को मुबारकबाद दी थी। अब देखें, नून लीग के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस रात यह फैसला किया था कि भाई जिल्लत की जीत से इज्जत की हार हमें कबूल है। उसकी एक मिसाल लाहौर में ख्वाजा साद रफीक भी है जिन्होंने फोन करके लतीफ खोसा को मुबारकबाद दे दी थी। तो और भी बहुत से लोग हैं। मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि उन लोगों को जरूर सोचना चाहिए जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अल्लाह के पाक नामों के नीचे खड़े होकर जिन्होंने झूठा हलफ उठाया हुआ है, वो जीते नहीं हुए लेकिन हलफ उन्होंने उठाया हुआ कि हम जीते हुए। आखिर में आ जाए जी, एक खबर है अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है। असल में हुआ यूं है, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैंने हलफ उठाना अमेरिका के अंदर, मैंने सदर बनना अगला 47वां सदर, पहले 45वें थे फिर अब 47वें बनेंगे, दरमियान में 46वें जो बाइडन आ गए थे। तो उन्होंने कहा था कि भाई जिस दिन मैं अपना ऑफिस संभालूंगा दोपहर से पहले पहले वो लोग जिनको इस्तीफे देने चाहिए मेरे टेबल के ऊपर उनके इस्तीफे आ जाए, और अगर ना आए तो फिर मुझे इस्तीफा लेने आते हैं। तो पहला बंदा, इंपॉर्टेंट बंदा और इंतहाई अहम ओहदे के ऊपर बैठा हुआ बंदा, उसने इस्तीफा दे दिया। उसका नाम है क्रिस्टोफर रे। ये एफबीआई का डायरेक्टर है और ये वो बंदा है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के घर के ऊपर रेड की थी। ये वो बंदा है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फर्द जुर्म आयद करवाई थी और इसने अब इस्तीफा दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पहले। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के अंदर कहा कि क्रिस्टोफर का इस्तीफा अमेरिका के लिए एक अजीम दिन है। उन्होंने कहा कि अब हम तमाम अमेरिकियों के लिए कानून की हुक्मरानी बहाल करेंगे।
उन्होंने कहा कि क्रिस्टोफर रे की सरबराही में एफबीआई ने गैर कानूनी तौर पर मेरे घर के ऊपर छापा मारा, बगैर किसी वजह के गैर कानूनी तौर पर मेरे मुआवजे और फर्द जुर्म आयद करने पर पूरी तनदही से काम लिया और अमेरिका की कामयाबी और मुस्तकबिल में मुदाखलत करने के लिए सब कुछ किया। और मजीद उन्होंने लिखा कि उन्होंने बहुत से बेगुनाह अमरीकियों को धमकाने और तबाह करने के लिए अपनी वसी ताकतों का इस्तेमाल किया, जिनमें से कुछ उनके साथ किए गए सलूक से भी बाज नहीं आ सकी। और अब जो अगले एफबीआई के डायरेक्टर हैं काश पटेल, जिनको डोनाल्ड ट्रंप अगले एफबीआई के डायरेक्टर लगाना चाहते हैं, उस बंदे ने क्या बात कर दिया वो भी जरा सुन लें। उसने कहा जी अमेरिका ने जिस जिस मुल्क को पैसे दिए, डॉलर्स दिए, अमदाद की है, उन सब का हिसाब किताब लिया जाएगा। वो सब कुछ बाहर निकाला जाएगा कि अमेरिका ने किस किस को पैसे दिए। तो पहला इस्तीफा भी आ गया है और अगला बंदा भी आपको बता दिया, काश पटेल ये अब एफबीआई का डायरेक्टर होगा। और ये कहा जा रहा है कि भाई ये भी बड़ा तगड़ा बंदा ट्रंप ने अपनी टीम के अंदर लगाया। आगे आ जाए जी, आपको याद होगा पिछले व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि फैसल वावडा ने एक बयान दिया था कि इमरान खान ने अगर जान बचानी है तो बुशरा बीबी को तलाक देना होगी। और लोगों ने इसके ऊपर बड़ी सख्त सख्त बातें की थी कि अब ये क्या पाकिस्तान की सियासत ऐसे चलेगी कि आपने ये बताना है एक पार्टी के चेयरमैन को कि इससे तलाक दे दो और इससे शादी कर लो। और लोगों ने यहाँ भी सवाल, यहाँ तक लोगों ने सवाल पूछे कि अच्छा भाई बिल फर्ज अगर इमरान खान तलाक दे भी देते हैं तो अगला रिश्ता कौन सा है इमरान खान के लिए, अगली शादी किससे करवानी है, ये भी लोगों ने सवाल पूछा। बहरहाल जुनैद अकबर खान ने फैसल वावडा को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर फैसल वावडा की जान पे बात आए तो क्या अपनी जान बचाने के लिए अपनी बीवी को तलाक देगा, ये मासूमाना सवाल है, ये जुनैद अकबर ने कहा। क्योंकि फैसल वावडा भी यही कह रहे हैं कि अगर इमरान खान ने जान बचानी है तो बुशरा बीबी को तलाक देना होगी। उन्होंने कहा कि अगर फैसल वावडा किसी मुश्किल के अंदर फंस जाएं, उनकी जान के ऊपर बन जाए, तो क्या वो भी अपनी अहलिया को तलाक देंगे। यह सवाल पूछा है जुनैद अकबर खान ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।